हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? सामने तो आप लोग नहीं हैं। गॉड से प्रे करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें, हमेशा रहें और दूसरा लोग भी अच्छे रहें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। आज लेक्चर नंबर क्या 6 है। लेक्चर 6 में आ चुके हैं। हम लोग क्वांटम नंबर डील कर चुके हैं। क्वांटम नंबर हम लोग डील खत्म कर चुके हैं। उसका क्वांटम नंबर का स्टडी किस किस लेक्चर में हुआ है? क्वांटम नंबर 4 और 5 में हुआ है। लेक्चर 4 में 2 क्वांटम नंबर बताए थे, प्रिंसिपल और एजीमुथल, और लेक्चर 5 में 2 बताए थे, जो बच गया था मैग्नेटिक और स्पिन। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। देखिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ये बस अभी 2 क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद आज आपको बताने वाले हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी शेप नहीं बताए थे। उसके बाद हम एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से पहले ये जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले थोड़ा आपको याद दिला देते हैं। आपको पता होगा कि 4 क्वांटम नंबर है, एन है, एल है, एम है और एक एस है। ये होता है प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और क्या स्पिन होता है। लास्ट में सबसे स्पिन ही पढ़े हैं। स्पिन कुछ खास नहीं है। स्पिन बस यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट यानी स्पिन होता है उसके एक्सिस के अलोंग 2 तरह का होता है। एक क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी का सुई दिशा में घूमता है, हम लोग देखते हैं, वो क्लॉकवाइज है और उसका अपोजिट क्या मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए जैसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को बोले थे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को इसके नीचे से। इसके लिए एस प्लस हाफ होता है और इसके लिए माइनस हाफ। यानी क्या, एस का वैल्यू फिक्स है, या तो प्लस हाफ होगा या नहीं तो क्या होगा, माइनस हाफ। वो डिपेंड करता है आपको, आप लीजिए क्या लेते हैं। आप प्लस हाफ लीजिए चाहे माइनस हाफ, उसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है। एक प्लस हाफ और माइनस हाफ लेने के पीछे कोई क्लासिकल एनालॉजी नहीं है, बस हाइपोथेटिकल, बस ऐसा मानते हैं कि एक डायरेक्शन को प्लस हाफ लीजिए और दूसरे को क्या लीजिए, माइनस हाफ। तो स्पिन में ज्यादा दिमाग खर्च करने का जरूरत नहीं है। इस स्पिन का यानी एस का वैल्यू हमेशा हो सकता है प्लस हाफ या नहीं तो क्या होगा, माइनस हाफ। इसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो गलत होगा, एस के लिए वो वैलिड नहीं होगा। अब ये तीनों आते हैं। ये तीनों क्वांटम नंबर आप जान चुके हैं कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताया गया है कि जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो ये 3 क्वांटम नंबर आता है। एन एल एम, ए सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ए सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, ए सब सेल को रिप्रेजेंट करता था, ये सब हो चुका है, और ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता था। ऐसा सिचुएशन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स। एक बताया गया है एक एटम के अंदर बहुत सारा सेल हो सकता है, एक सेल का बहुत सारा सब सेल होगा और एक सब सेल के अंदर बहुत सारा क्या होगा, ऑर्बिटल्स होगा। ये हो गया। अब मेन पॉइंट, एन का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो एल का वैल्यू निकालते हैं, और एल के वैल्यू से एम। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। सबसे पहले ही ना पढ़े थे प्रिंसिपल। तो एल का वैल्यू एन पर डिपेंड करता है और एम का वैल्यू एल पर। एन का वैल्यू दिया रहता है तो एल का फार्मूला क्या था, 0 to n - 1, 0 to n - 1 एल का फार्मूला था। और एम का क्या फार्मूला था भाई, -l to +l और साथ में 0 भी लेना था, इंक्लूडिंग 0। बस ये थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं और कुछ है नहीं, बताया गया है। तो n का वैल्यू दिया रहेगा तो l निकल जाएगा जिसका फॉर्मूला है 0 to n - 1, और l दिया रहेगा तो m निकल जाएगा जिसका होता है -l to +l और इंक्लूडिंग 0 को भी शामिल करना। तो a बस बताया गया है। जैसे मान लिया जाए कि अगर n बराबर 3 है तो l का वैल्यू 0 हो सका, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन अगर n बराबर 3 के लिए l बराबर अगर 3 लिख देता तो यह गलत था सिचुएशन। समझ में आ रहा है। n बराबर 4 के लिए अगर n बराबर 5 लिया तो ये भी गलत है। उससे एक कम ही होता है, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो हमको लगता है कि ये चीजें हो चुका है। और बता, जैसे l बराबर अगर 1 है तो m का वैल्यू अगर -1 लिखा जाए तो ये सही है। समझ में आ रहा है। l बराबर अगर
2 है और m का वैल्यू 3 लिखा जाए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि -2 से +2 के बीच में है इसका वैल्यू हो सकता है, उस रेंज से बाहर नहीं होगा। तो ये सारा चीज का डिस्कशन हो चुका है। आप लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो ये चीज को बहुत बार बताया गया, बहुत जगह। तो बस ये एक बार हम आपको रिवीजन करवा दिए। अब आइए क्वेश्चन पर आइए। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ऊपर वाला एम्स में पूछा हुआ है और नीचे वाला जेई में। क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें ये नहीं होगा कि ये जेई का है चाहे नीट का चाहे एम्स का, सारा लेवल सेम होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, आसान टॉपिक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक क्या है, देखो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। कह रहा है कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है। पर एन एल एम एस का वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन। स्पिन के बारे में देख लो, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। स्पिन का हमेशा वैल्यू क्या होगा बता, या तो प्लस होगा हाफ चाहे क्या होगा माइनस हाफ। इसमें वही तो इधर तो सोचना ही नहीं, हमको इधर ही सोचना है। एन से एल निकलेगा और एल से क्या निकलेगा, एम। अब देखिए एन बराबर 5 है तो एल बराबर 2 हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि एल का वैल्यू 0 से कहां जाएगा, 4 तक जाएगा, 4 तक। तो ये सही है। एल बराबर 2 तो एम बराबर 2 होगा, सही बात है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम का रेंज है -2 से +2। तो ये यानी यह क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। तो यानी इसमें पहला ही आंसर आपको मिल गया। ये पहला सेट क्या है, सही है। तो आंसर इसमें पहला ही आपको मिल गया। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। n बराबर 2 है तो l बराबर 2 दिया हुआ, ये सही है। बोलिए, गोलू बोल रहा है नहीं सर, बराबर कैसे हो सकता है। l का वैल्यू तो जाना है 0 से n -1, यानी n बराबर 2 के l का वैल्यू एक 0 होगा एक 1 होगा, 2 तो बराबर ही नहीं हो सकता है। तो यही गलत हो गया, तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं। यहां आइए, n बराबर 2 तो l बराबर क्या है, -2। n बराबर 3 है तो l बराबर -2 है। देखो l का वैल्यू -2 और m +1। अब बताओ l का फॉर्मूला 0 to n -1, यानी l हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। l का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा नहीं। 0 से जाना है किधर, n -1, यानी आगे ही जाना है, 0 से आगे जाना है। तो l तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये भी सेट सही नहीं है। ये तो ऐसा ही दिख रहा है, गलत है। n 0 ले ही नहीं सकता है। n 0 का क्या मतलब बनता है, सेल तो भाई क्या बताए थे कि n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, 1 to infinity, यानी 1 से स्टार्ट होके कुछ भी, तो n 0 होते, ये भी नहीं, यानी ऐसे ही गलत है। निचला भी क्वेश्चन उसी तरह से आसान है, ये सब आप कर सकते हैं। इसमें भी वही है, इम्पॉसिबल इसमें पूछ रहा, उसमें क्या पूछा गया था, पॉसिबल, यानी कौन सा अरेंजमेंट सही है, और इसमें कह रहा है इम्पॉसिबल, यानी कौन सा सही नहीं है। तो इसका भी चेक करेंगे उसी तरह। N3 L2 हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 to n -1, अब इतना आपको पता है। m -2 हो सकता है, क्यों? क्योंकि l बराबर 2 के लिए m का रेंज क्या होता है, -2 से +2। इधर चेक करने का तो जरूरत ही नहीं है, प्लस हाफ माइनस हाफ जो भी होगा। तो ए कह रहा है ए सही है, तो ऊपर वाला सही है, हमको तो गलत इम्पॉसिबल चेक करना है। देखिए कह रहा है ए n बराबर 4 तो l बराबर 0, सही है। क्यों? क्योंकि l का मान 0 to n -1 जाएगा, l 0 है तो m 0 होगा, ये भी सही है। तो c भी सही है। n बराबर 3 तो l बराबर 2, सही है। अब यहां सही है, l बराबर 2 तो m बराबर -3, ये वाला गलत हो गया ना, क्योंकि l अगर 2 है तो m का रेंज क्या होगा, -2 से +2, तो -3 कहाँ आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो नंबर लाइन बताए थे भी ना भाई, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 -1 -2 -3। अब l आपका क्या है, 2 है, तो m का रेंज क्या होगा, -2 से +2, तो -3 तो इसके रेंज से बाहर हो गया ना, क्लियर हो रहा है। तो ये सेट क्या है, यानी यह सेट गलत है, तो ये गलत है।
ए सही होगा, n बराबर 5 है और l बराबर 3 है, सही है, ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। एल बराबर 3 के लिए m 0, ये भी सही है, और ये तो सब में हाफ ही दिया है तो इसका सोचना ही नहीं। ये स्पिन के बारे में बस उसी समय सोचना होगा जब प्लस हाफ और माइनस हाफ के अलावा अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो, नहीं तो एस का वैल्यू हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या तो प्लस हाफ होगा चाहे माइनस हाफ, बस वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको भी आगे करवाएंगे। तो ये बस ऐसा नहीं कि इसमें और क्वेश्चन है और क्वेश्चन करवाएंगे, बस ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड 4 क्वांटम नंबर जो पढ़ाए थे वो आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये हम क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोला था कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप देता है, यानी 3 डायमेंशनल में 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस आकार का होगा वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो शेप वहां नहीं बताए थे, तो अभी हम लोग आइए देखते हैं शेप के बारे में। तो हम लोग एस ऑर्बिटल का शेप देख रहे हैं, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप का होता है, स्फेरिकल भी होता है और साथ ही साथ सिमेट्रिकल भी होता है, दोनों वर्ड है, इंपॉर्टेंट है ना। स्फेरिकल तो समझ ही गए, फुटबॉल की तरह, और स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल याद रखना है। यहां ये फिगर बनाया गया, एस ऑर्बिटल है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल, यानी एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये सब यूज होता है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग पढ़ाया गया था तो कि एस ऑर्बिटल वाला में नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यदि सेल नंबर सेम हो तब पी ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एस के रेस्पेक्ट में। तो नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी ये तीनों देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है। स्फेरिकली ये न्यूक्लियस है, समझिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। क्या हो गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई माइनस अराउंड द न्यूक्लियस, अब ऐसा शेप आखिर क्यों ड्रॉ किए, भी मन में ख्याल आता है कि एक तो है कि क्या रट जाए, हाँ पहला तो रट जाना है भाई, हम तो बताए हैं, समझना तो है ये है, उसके साथ साथ रट जाना। बहुत कुछ होता है कि कुछ नहीं समझ में आता है उसको रट जाए। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, ही ना आएगा कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्री, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कैसा होता है, पूछेगा सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, बोलिएगा सिमेट्रिकल, क्लोज टू द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस। तो ए एस ऑर्बिटल है, एस सब सेल से आता है एस ऑर्बिटल, और ए तो बता चुके हैं कि ए सब सेल से एस ऑर्बिटल में जाता है, सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, ए सब सेल के लिए, और ऑर्बिटल में भी एम का वैल्यू 0 होता है। तो पहले डिस्कशन हो चुका है, तो इस पर बात विवाद करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग होगा। अब देखिए आखिर यह ऐसा शेप क्यों पता चला, इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। ऐसे तो आपको याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा अब हम समझने का कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। देखो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ाए थे, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तो आपको उसमें 2 टर्म बताए थे, साई और साई स्क्वायर बताए थे। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में पढ़ाए थे, तो इसको भी, इसके बारे में और इसके बारे में पूरा डिटेल से बताए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, हम बोले थे, इसको ध्यान रखना है। साई और साई स्क्वायर, साई किसको रिप्रेजेंट करता है, यह एक वेव फंक्शन है,
एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंसिडर एज ए वेव फंक्शन साई। और ए क्या है? साई स्क्वायर क्या था? ए क्या था? अब हम बस बोल रहे हैं, ए साई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था? साई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था? बता सकते हो? नहीं याद आ रहा है? गोलू बोल रहा है कि गोलू देखो बोल रहा है कि ए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस एट ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना। साई स्क्वायर का वैल्यू बताया गया था कि साई स्क्वायर जितना ज्यादा होगा जिस रीजन में, यानी उस रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उसी रीजन को क्या डिफाइन किए थे? ऑर्बिटल। क्या डिफाइन किए थे? ऑर्बिटल। तो ये तो चर्चा हो चुका है, आपको पहले बता गया है, ये गया है ना, बताया गया है कि नहीं? अब देखो तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ग्राफ खींचा गया साई वर्सेज साई फंक्शन ऑफ आर रेडियस का, और इस पर आर नैनोमीटर में लिया गया, नैनोमीटर में ए 0 है, वर्जिन है। तो ग्राफ जब खींचा गया तो ए ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये बता रहे हैं, ए ग्राफ ए 1s के लिए है, फॉर 1s ऑर्बिटल का सेट फॉर्मेशन कर चुके हैं। फर्स्ट सेल में एक ही बनता है 1s, सेकेंड सेल में 2 बनता था 2s और 2p, थर्ड सेल में 3 बनता था 3s 3p और 3d। तो साई वर्सेज आर का, यानी कहने का मतलब ये समझो कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। तो इससे आर डिस्टेंस पर बढ़ेंगे, हर डायरेक्शन में बढ़ेंगे, आर डिस्टेंस पर बढ़ रहे हैं, आर डिस्टेंस रेडियस ले रहे हैं, इसका रेडियस डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ देखा गया, कुछ ऐसा ग्राफ आया 1s के लिए, ए ग्राफ आया, ए साई वर्सेज। अब साई वर्सेज आर का ये ग्राफ आया है, इस तरह का सिचुएशन है। देखो साई तो क्या बताए थे कि साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बस एक मैथमेटिकल टर्म है जो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साई क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है जो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वेव एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? वह वेव होता है। तो हम क्या बोले थे कि साई के रेस्पेक्ट में हम साई स्क्वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बताए थे कि साई का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको जब किसी चीज का प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना होता है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बोले थे, हमेशा बता चुके हैं कि साई के रिप्लेस करके किसका यूज करते हैं? साई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब इसका वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो A1s के लिए अगर ए ग्राफ भी खींचे जाए, साई स्क्वायर का भी ग्राफ खींचे, तो कुछ ये ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा, ये ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। अब इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकालिएगा? एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है और आप पूछ सकता है उठा के, याद नहीं करना है, वो बस ध्यान रखना है। देखो ए 0 सेंटर है, यानी ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो रीजियन है न्यूक्लियस के आसपास का रीजियन है, ये न्यूक्लियस के आसपास का रीजियन होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा यह रीजियन। अब यहां एक चीज देख रहे हैं, साई स्क्वायर को जो वैल्यू है 0 पर मैक्सिमम है। साई स्क्वायर का वैल्यू कहां मैक्सिमम है? 0 पर। साई स्क्वायर कहो चाहे साई कहो, 0 पर मैक्सिमम है। उसके बाद ए घट रहा है, 0 के बाद देख रहे हैं ना, शार्पली डिक्रीज कर रहा है ना, ये डिक्रीज ना कर रहा है, 0 पर मैक्सिमम से ऊपर से स्टार्ट हुआ, यानी ये मैक्सिमम है। ये घटते घटते क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ग्राफ मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सिंपल ग्राफ आप जानते होंगे। साई ए आर, ए यहां से आप बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ए सेंटर न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस है, तो इससे आर डिस्टेंस पर हर एक डायरेक्शन में जाना है।
तो देखा यह जा रहा है कि जीरो न्यूक्लियस के आसपास ही साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम है। कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है, कर्व का ही यहां से ऊपर से स्टार्ट हुआ है। न्यूक्लियस के आसपास से वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये वैल्यू डिक्रीज करते करते किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप क्या कहिएगा, आपका क्या विचार आ रहा है, कुछ विचार आ रहा है वनएस के लिए कि वनएस पॉसिबिलिटी यानी संभावना है वो न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो लेक्चर में हो चुका है वेव मैकेनिकल मॉडल वाला में। अब एक ग्राफ यहां दिख रहा है ना कि जीरो पर साई स्क्वायर मैक्सिमम है, आए शार्पली डिक्रीज करते करते क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है ये साई स्क्वायर का वैल्यू घटते 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 टेंड टू किधर कर रहा है, जीरो। कंप्लीट जीरो नहीं होगा, वो उसको जीरो को टेंड कर रहा है। तो इससे तो कंक्लूजन यही ना निकल रहा है कि जो वनएस है उसके लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो न्यूक्लियस के आसपास के रीजन में क्या है, ज्यादा है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से अब डिस्टेंस दूर बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर बढ़ेगा तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा घटते जाएगा, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा घटते जाएगा। तो अब देख रहे हैं एक कैसा मिल रहा है, स्फेरिकल मिल रहा है कि नहीं। अगर टू डायमेंशनल देखा जाए तो सर्कुलर मिल रहा है, यानी न्यूक्लियस के हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाया गया है। यहां पर न्यूक्लियस के हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। और वनएस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होता है, याद रखेंगे न्यूक्लियस के आसपास, यानी न्यूक्लियस के आसपास। और इसे जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा और टेंस टू क्या करेगा, जीरो करेगा। अब देखो जहां पर साई स्क्वायर का वैल्यू टेंस टू जीरो होगा उस रीजन को बोलते हैं नोड। नोड या नोडल सरफेस भी बोला जाता है, नोड या नोडल सरफेस। क्लियर हो रहा है। जिस रीजन में साई स्क्वायर जीरो होगा रीजन वेयर probability of finding electron is almost जीरो। मतलब जीरो तक कहीं नहीं होगा, कंप्लीट जीरो नहीं होगा, इसीलिए टेंस टू जीरो लिखे हैं। ये मैथमेटिकल वर्ड है, मैथमेटिक्स है, मतलब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। भाई साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, तो क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका कुछ ना कुछ जरूर हर जगह, हर किसी भी रीजन में देखिएगा तो हर रीजन में साई स्क्वायर का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जहां ज्यादा मिलता है उस रीजन को ऑर्बिटल बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। और जिस रीजन में ये बहुत कम मिलेगा यानी अब ये टेंस टू जीरो करेगा उस रीजन को बोलते हैं नोड या नोडल सरफेस। नोड या नोडल सरफेस, ये समझ में आ गया नोड क्या होता है चाहे नोडल सरफेस। तो कहने का मतलब यह है कि वनएस में कोई नोड होगा, वनएस में कोई नोड होगा। कहां से नोड होगा, ये तो डायरेक्ट कहीं, जैसे देखो ए जब घटना शुरू किया है तो ए जीरो कहां होगा, वो टेंस टू जीरो कर रहा है, यानी कहीं कंप्लीटली जीरो नहीं हो रहा है।
वो जीरो को टेंड कर रहा है, यानी जीरो को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव से चला है हायर वैल्यू से और वो जीरो की तरफ जा रहा है। वो कहां तक जाएगा? वो इनफाइनाइट तक जाएगा। हम बोल रहे हैं कि साई स्क्वायर का वैल्यू हर जगह कुछ ना कुछ होगा। तो 1s में कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। 1s ऑर्बिटल जो है उसमें कोई नोड नहीं होता है। ए देखो रेडियस लिए है, रेडियस रेडियली आउटवर्ड। अब देखिए आपके सामने एक कर्व और ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो एक तो इसका सीधा तरीका है कि ये सब रटने वाला है, रट जाओ, जनरली यही बताया जाता है। अब जानबे करते हो कि जो चीज थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसका समझना तो मुश्किल होगा। अब या तो इसका सीधा सा है कि वो पढ़ाओ नहीं, पढ़ो नहीं, और नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि सारा चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कर भी दिया है, तो एनसीईआरटी को तो आप एस्केप कर कर भाग नहीं सकते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप एनसीईआरटी को तो हर लाइन को अब डील करना है, क्योंकि बोर्ड बोल दिया है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन हो। तो ये दोनों कर्व एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कर्व बहुत इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन माइंड में रखेंगे। बाय द वे आ जाया एग्जाम में कि 1s के लिए, ये किसके लिए है? दोनों 1s के लिए, ये भी 1s के ही लिए है। 1s के लिए कर्व दे दिया, इसमें से 4 दे दिया, कौन होगा? तो बस कुछ नहीं, जीरो के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे जीरो से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। एस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा सर्कुलर रीजन में मिलता है। किसी भी एस के लिए 1s 2s 3s वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलर रीजन में सिमेट्रिकल मिलेगा, इसीलिए इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल बोला जाता है। यानी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोल रहे हैं। अरे भाई डायरेक्शन कोई एक ना बताइएगा कि एक्स में आप जा रहे हैं, कि वाई में जा रहे हैं, कि जेड में जा रहे हैं। ये तो तीनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन नहीं फिक्स है, तो ये क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल। अब आइए हम 2s के लिए कर्व इसको मिटा कर देखते हैं। 2s के लिए कर्व कैसा होगा, यहीं पर इसको हम मिटाते हैं और 2s के लिए कर्व आपको समझाते हैं। 2s का कर्व, अब हम लोग 2s के लिए देखते हैं थोड़ा सिचुएशन। 2s ऑर्बिटल में क्या है सब देखो। 2s का ग्राफ खींचे हैं, साई वर्सेज आर का ग्राफ खींचे हैं, तो देख रहे हैं ना ग्राफ कैसा आया है, और ऑरिजिन है, नीचे भी लहे, मतलब नेगेटिव में भी गया है, नेगेटिव में भी गया है। तो समझने वाली बात है ना भाई। हम क्या बताए थे कि फाई को क्या मानते हैं? वेव फंक्शन। क्या फाई को मानते हैं? वेव फंक्शन। आप फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, जैसे वेव का जो भी कोई भी इक्वेशन लेते हैं तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ऊपर भी होता है, नीचे, वो तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड जो होता है ये उतना ऊपर गया उतना नीचे गया। तो यही है ना साई भाई, वेव फंक्शन है तो इसका नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। वो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग आता है। ये बहुत लेंदी चीज है, ये मैथमेटिकली इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है भाई। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर इस क्वेश्चन आया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, खासकर जेईई मेन सब में तो पहुंच चुका है, तो ग्राफ 4 को दिया हुआ है तो दिमाग में सेट रहेगा, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नीट वाले को भी थोड़ा सा ग्राफ व्राफ में दिक्कत होता है, लेकिन वैसा कोई खास नहीं है, वो तुम कॉमन सेंस से मार सकते हो, क्योंकि चॉइस वाला क्वेश्चन रहता है ना। तो वेव है इसीलिए इसका नीचे और होता है, इसीलिए तो हम बोले थे कि साई का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इसीलिए तो साई को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं? साई स्क्वायर के। तो अगर यही कर्व हम लोग साई स्क्वायर के लिए खींचे, साई स्क्वायर के लिए खींचे और आर के बीच वही, तो एक कर्व क्या होगा? आपको क्या लगता है? बोलिए, आपको क्या लगता है कर्व कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए? नहीं समझ रहे हैं? एक कर्व ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, बोलो। स्वाभाविक है, सोचने वाली बात है यार। साई स्क्वायर हो गया
तो स्क्वायर हो गया, तो जो वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो गया, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया। कर्व ए, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा ढंग से खींच देते हैं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी समझा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो साई स्क्वायर का, जब इसके साई स्क्वायर का ग्राफ खींचे हम लोग, इसी के लिए साई स्क्वायर का ग्राफ खींच रहे हैं आर के बीच, तो ये जो कर्व है कुछ ऐसे हो गया। क्या हुआ भाई, हुआ क्या हुआ, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब सिचुएशन समझने वाली बात है, ए मैक्सिमम से घटते घटते जीरो हो गया है, बड़ा सोचने वाली बात है। मैक्सिमम से घटते घटते जीरो हो गया, फिर बढ़ा और फिर घट रहा है, और इसके बाद ये लाइन को ऐसे करता है, मतलब जीरो को टेंड करता है। ये ऐसे कर रहा है, मतलब ये ऐसे है, इसमें पैरेलल हो रहा है, वो जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरह वो अप्रोच कर रहा है। यानी देख रहा है न्यूक्लियस के आसपास वाला रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। न्यूक्लियस समझने का कोशिश करो यारो, ये न्यूक्लियस है, इस सेंटर मानते हैं ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम से घट रहा है ना, तो यानी ऑरिजिन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस के आसपास वाला रीजन में। उसके बाद घटते घटते जीरो हो गया, घटते घटते क्या हुआ, जीरो हुआ। जीरो का मतलब क्या बता है, जीरो यानी वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जीरो का मतलब ये रेडियस है ना, देख रहा है, ये साई स्क्वायर है, तो इस रेडियस, अभी ग्राफ हम क्या बता रहे थे कि आर रेडियस वाला डायरेक्शन, रेडियली ग्राफ खींच रहे हैं, डायरेक्शन में खींच रहे हैं ना, यहां से रेडियस आर है, हर डायरेक्शन में रेडियस आर होगा, वो तो फिक्स है भाई। रेडियली ग्राफ आप खींच रहे हो, रेडियली ग्राफ खींच रहे हो आर, जो भी इस तरह से। तो ए न्यूक्लियस के आसपास तो वैल्यू मैक्सिमम है, और घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी यहां पर जीरो है, मतलब यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहने का मतलब कि इस सेंटर से हर एक डायरेक्शन में ऐसा गैप मिलेगा जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा जा रहा है। रेडियस मतलब हर डायरेक्शन, रेडियली में ये सब रेडियस ही है हर डायरेक्शन में। यानी कुछ डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और उसके बाद फिर कुछ डिस्टेंस के बाद ऐसा सर्कुलर रीजन मिलेगा आपको जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा उसको हम क्या बोले, नोड्स बोलते हैं, चाहे नोडल सरफेस बोलते हैं। यानी यहां पर एक नोडल सरफेस होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर क्या होगा, नोड होगा, चाहे नोडल सरफेस होगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, जीरो से क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, और फिर घटते घटते किधर टेंड कर दिया, जीरो का। यानी इसके बाद एक फिर रीजन मिलेगा, एक दोबारा रीजन मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। और ये जो खाली वाला पार्ट रह गया, ये वाला, ये हुआ नोड्स। क्या हुआ, नोड्स। ये है नोड्स, बउआ रे समझा, नोड्स। 1s में कोई नोड्स नहीं था। इधर के लिए भाई नहीं देखना है, क्यों,
क्योंकि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो है नहीं। जीरो को अप्रोच करना और जीरो होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां एग्जैक्ट जीरो है, यहां एग्जैक्ट जीरो है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये अप्रोच कर रहा है। अप्रोच मतलब जीरो कहां होगा? कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि साई स्क्वायर का वैल्यू कुछ ना कुछ हर जगह होगा, लेकिन हमको उस रीजन से मतलब है जहां साई स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होगा। अब ये जो लास्ट आता है ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस या कंटावर सरफेस। कंटावर सरफेस। इस बाउंड्री सरफेस और कंटावर सरफेस में क्या होगा? साई स्क्वायर कांस्टेंट होगा। साई स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। साई स्क्वायर कांस्टेंट होगा और साई भी कांस्टेंट होगा। साई स्क्वायर या साई दोनों कांस्टेंट। अगर साई स्क्वायर जिस रीजन में कांस्टेंट होगा, जिस बाउंड्री पर, वहां साई भी कांस्टेंट होगा। बाउंड्री सरफेस और कंटावर सरफेस साई स्क्वायर। और ये बाउंड्री सरफेस में यहां क्या होना चाहिए कि साई स्क्वायर का जो वैल्यू लगभग होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। तो बाउंड्री सरफेस उस रीजन को हम लोग डिफाइन करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू 90% से ज्यादा हो। 90% यानी 95 हो सकता है, 98 हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या साई स्क्वायर का वैल्यू 100% नहीं हो सकता है? उसके लिए रीजन नहीं खींच सकते हैं? नहीं। कैसे खींच सकते हैं? क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू बोल रहे हैं हर जगह कुछ ना कुछ होगा, तो वैसा बाउंड्री कहीं भी नहीं आएगा जहां साई स्क्वायर का वैल्यू 100% हो जाए। तो यानी 2s में एक नोड होगा, 2s ऑर्बिटल में एक नोड होगा। और वो कौन नोड होगा? रेडियल नोड्स। क्यों? क्योंकि रेडियस के अलोंग डिफाइन है। रेडियल नोड का मतलब क्या? रेडियस के अलोंग जो डिफाइन है उसको हो गया रेडियल नोड्स। ये है नोड्स जो है ना, इसको बोलेंगे रेडियल्स नोड। रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स डिफाइंड along रेडियस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? कुछ है ही नहीं। एक तो देखो याद कर जाना है भाई, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिमाग में रखना है। बस ये दिमाग में रख लो कि एस ऑर्बिटल होगा तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा पहला बार तो न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेगा। अब जैसे जैसे एटॉमिक का साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल से बढ़ेगा, यानी ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। तो 1s में कोई नोड्स नहीं होगा, 2s में एक नोड्स होगा, 3s में 2 नोड्स होगा। वो बढ़ते जाएगा, एक नोड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो उसका लास्ट में हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। उसका लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग? फॉर्मूला देखने हैं। तो रेडियल नोड समझ में आ गया, डिफाइन अलोंग रेडियस। और ये सारा ये जहां मैक्सिमम है ना, इसको कहीं कहीं एंटी नोड भी बोलता है। एंटी नोड। एंटी नोड। अरे भाई नोड का उल्टा है। नोड का मतलब का बोला? नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। उसका एंटी हो गया। ए क्या है? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे? एंटी नोड। और इसको ऑर्बिटल भी डिफाइन करते हैं। तो नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, एंटी मतलब क्या? उसका उल्टा। एंटी उसका अपोज करेगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। बाउंड्री सरफेस और कंटावर सरफेस समझ में आ गया। उस सरफेस वह सरफेस होता है जहां साई स्क्वायर क्या हो? कांस्टेंट हो। और उस रीजन में साई स्क्वायर का वैल्यू 90% से क्या हो? ज्यादा हो। 95 भी हो सकता है, 94, 99 भी, मतलब 100 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि साई स्क्वायर हर जगह कुछ ना कुछ होगा। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी 100% नहीं ना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 100% कभी नहीं होता है, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वो टेंड करते जाएगा। तो एस वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट। एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल के लिए
तो एस ऑर्बिटल में रेडियल नोड डिफाइंड होता है, ध्यान रखिएगा। एक नोड और होता है एंगुलर नोड, अब वो आएगा तो अब हम लोग पी ऑर्बिटल्स वाला देखते हैं। तो आइए पी ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं कि उसका कर्व कैसे आएगा। पी ऑर्बिटल्स, तो पी सबसेल आपको पता होगा। पी ऑर्बिटल्स कितना होता है प्रीवियस लेक्चर में ही बताया गया है। पी ऑर्बिटल्स 3 होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी 5 होता है। अब आइए सेकेंड है पी ऑर्बिटल्स। अगर बात कहें पी सबसेल, अभी हम नहीं देख रहे हैं, पी ऑर्बिटल का शेप देख रहे हैं। पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स क्योंकि एक से ज्यादा होता है, तो ए होता है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। इसका जो शेप होता है डम्बेल होता है। इसका जो शेप होगा, शेप वो डम्बेल होगा। डम्बेल, डम्बल समझते हैं ना, जिम में रहता है डम्बल, बॉडी वॉडी बनाने के लिए डम्बल इस शेप में रहता है। ए है पी ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब। इस भाग को लोब बोलते हैं, लोब। ए है न्यूक्लियस, सेंटर वाला पोर्शन है। ए डायरेक्शनल होगा। क्यों डायरेक्शनल होगा? क्योंकि अभी बता रहे हैं डायरेक्शनल। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अब जैसे देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसको आप मानिएगा पी एक्स। अब इसी को आप जेड पर रख दीजिए, जेड एक्सिस इसको अगर मान लीजिए तो ये हो गया पी वाई, सॉरी पी जेड, और वाई एक्सिस पर इसको रख दीजिए तो ये हो गया पी वाई। तो एक्सिस चेंज करिएगा, एक्सिस चेंज कीजिएगा, एक्सेस, तो क्या होगा? वो ऑर्बिटल चेंज कर जाएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जैसे मान लिया जाए, अरे देखो पी ऑर्बिटल की सबसेल का अगर बात किया जाए तो एल बराबर 2 के लिए होता है पी सबसेल। क्या होता है? पी सबसेल, ये बताया गया है, ये सब डिस्कस किया गया है ऑलरेडी। अब एल बराबर 2 के लिए एम का वैल्यू आया था, सॉरी एल बराबर 1 होता है, मिस्टेक हो गया। एल बराबर एम बराबर आया था -1, 0 और 1। यहाँ 3 ऑर्बिटल था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यानी यहाँ पर जो होगा सेट होगा 2px होगा, 2py होगा, और 2p क्या होगा? जेड होगा। तो ये 3 सेट बन रहा है ना, पी ऑर्बिटल का 3 सेट अलग अलग डायरेक्शन में। तो जैसे इसके बारे में कहा जाए तो ये तो फिक्स है ना कि केवल एक्स एक्सिस पर है, ये केवल जेड में और केवल वाई में है, तो डायरेक्शन हुआ कि नहीं? एक ही एक्सिस पर है ना, बॉन्ड बना, डायरेक्शनल बॉन्ड बनाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सब बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है। इसमें देखो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब ऐसा क्यों होता है? फिर वही बात, अब बार बार समझाते नहीं ना रहेंगे। हम बोल दिए हैं कि ऑर्बिटल आप क्या मानते हैं? ये फंक्शन वेव मानते हैं, तो वेव में तो वही ट्रफ और क्रेस्ट होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो एक पॉजिटिव और क्या होगा? नेगेटिव। तो वेव है ना, तो वेव में तो ट्रफ और क्रेस्ट होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका आखिर शेप ऐसा क्यों आया? मन में तो ऐसा ख्याल आ सकता है ना कि एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल आया, इसका डम्बेल क्यों आया, ऐसा क्यों आया? तो ऐसा इसलिए आया कि जब इसको देखा गया, मतलब हो देखो
साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर। न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे उसको हम लोग देख रहे हैं, दो बार देखे, 10 बार देखे, 20 बार, 1000 बार, 10,000 बार देखो, और जहां जहां तुमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वहां वहां हम डॉट लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी करना है तो यही ना है कि जहां उसको जब बार देखे, 1000 या 10,000 बार आप देखे, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिला आप उसको डॉट लगा दिए, और वो एक शेप ले लिया, तब जिस शेप में बना वही शेप नाम पड़ गया। एस वाला में जब देखे उसको, मान लो कि 20,000 बार देखे तो डॉट लगा दिए, तो पता चला कि सर्कुलर शेप ले लिया। इसमें क्या होता है कि जब इसको आप देखते हैं तो पता चलता है कि ये है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर जब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मिल जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मिलता है। तो अब इसी को शेप बनाओ, शेप लेगा तो ऐसे कुछ शेप हो जाएगा, ऐसे शेप ले रहा है, समझ में आ रहा है। ये न्यूक्लियस है, यहां एकदम 0 पोजीशन है, न्यूक्लियस है, ऐसा शेप आ रहा है। तो डम्बेल आया, क्योंकि तो प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, एक साई स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी है बताने का इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो है क्या इसमें, अब तब क्या तुमको क्या समझ में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास ही था, न्यूक्लियस के आसपास, पहला बार न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा था। पी में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस पर देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस कहां, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है, 2 रीजन में, मतलब इधर बटा हुआ, इधर बटा हुआ, इधर इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहां पर ये जो रीजन है यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी अगर इसके लिए तुम सर्कुलर पाथ डिफाइन करते हैं, रेडियस डिफाइन करते हैं, तो रेडियस डिफाइन रेडियल नोड होता है। अब हो क्या रहा है कि रेडियस है, चलो ठीक है रेडियल है, रेडियस डिफाइन करते तो रेडियल होता। अब यहां पर एंगल भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे देखो, समझो, जैसे मान लो यहां टेंजेंट खींचो यार, ऐसा मैथमेटिक्स है, और ये देखो तो इस भाग में तो तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी तरह यहां देखो, यहां टेंजेंट खींचो तो ये जो एंगल बना रहा है लाइन, ये भी तो रेडियस है ना यार, रेडियस तो हर डायरेक्शन में, तो यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। यानी यहां पर पी ऑर्बिटल के लिए एक और नोड डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। फॉर पी ऑर्बिटल एक वन अनदर नोड इज डिफाइन विच इज कॉल्ड क्या, एंगुलर नोड्स। तो यहां पर ये ध्यान रहना चाहिए कि फॉर पी ऑर्बिटल्स, फॉर पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स एंगुलर nodes are also defined। यानी पी ऑर्बिटल की एक एक्स्ट्रा नोड डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ एंगल बनाते हुए, कुछ एंगल पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कुछ एंगल बनाते हुए न्यूक्लियस से निकलिएगा। आप न्यूक्लियस से है ना, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जैसे है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से कुछ एंगल बनाते गए तो इस रीजन में पता चला इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। सर्कुलर में क्या था कि एक राउंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको बोलते हैं रेडियल नोड। पूरे रेडियस के लॉन्ग नोड नहीं होना चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। तो 2 तरह का नोड्स मिला, एक मिला क्या, रेडियल नोड्स, और एक क्या मिला, एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का एक और नाम है स्फेरिकल नोड। क्यों, क्योंकि स्फेयर में डिफाइन है ना, पूरे राउंड अप में। तो 2 तरह का नोड्स मिल रहा है, एक मिल रहा है एंगुलर नोड्स और एक क्या मिल रहा है, स्फेरिकल नोड। एस ऑर्बिटल के लिए
एंगुलर नोड्स डिफाइन नहीं होगा, यानी एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अरे नहीं डिफाइन होगा मतलब वैल्यू पूछेगा तो क्या बताएंगे, 0 होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल के लिए दोनों तरह का नोड डिफाइन होगा, स्फेरिकल भी और एंगुलर भी, स्फेरिकल भी और एंगुलर भी। तो नोड्स होता कहाँ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। नोड्स क्या होता है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो अब देखो यहां से समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स हटा दो तो क्या बचा, वाई जेड। तो कोई पूछेगा कि क्या वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, एक्स। कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। तो यानी यहां जो होगा उसको प्लेन भी बोलते हैं, इसको एंगुलर नोड्स को नोडल प्लेन भी बोलते हैं। एंगुलर नोड्स, ये जो एंगुलर नोड्स है ना, इसको नोडल प्लेन भी बोला जाता है, नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन्स। अब नोडल प्लेन्स क्या है थोड़ा देख लो, बस कुछ है नहीं, ए प्लेन पासेज थ्रू न्यूक्लियस where electron density is 0। मतलब ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो। तो यहां एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, तो किस प्लेन में नहीं है, वाई जेड। यानी यहां पर जो प्लेन होगा, और प्लेन तो हम बना नहीं सकते हैं, मुश्किल है, तो ये जो होगा लिखेंगे वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन होगा नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन। अब यहां बना सकते हो नोडल प्लेन। अब तो यहां इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में है, जेड में, तो किस प्लेन में नहीं होगा, एक्स वाई। जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो किस प्लेन में नहीं है, एक्स वाई। तो यहां पर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन। याद रखेंगे। और यहां बता दो तुम, अब तुम लोग खुद समझदार हो गए हो। इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए लिख रहे हैं, वाई एक्सिस में है तो जेड एक्स नोडल प्लेन, शॉर्ट में लिख दी नोडल प्लेन। मतलब न्यूक्लियस से ऐसे प्लेन ऐसे पास करेगा, ऐसे प्लेन पास करेगा। 2 एक्सिस को मिलाते हैं ना तो एक प्लेन बन जाता है। ये सब मैथमेटिकल चीज है। जैसे देखो ना, ये एक्स है और मान लो ये वाई है, एक्स वाई, चाहे जो भी, एक 2 एक्सिस है। अब इसको ऐसे कवर कर लो पूरा तो एक प्लेन हो गया ना। इसको और इसको तुम पूरा ऐसे कवर कर लो तो ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, ऐसे प्लेन। अब यहाँ नहीं है, यहाँ ये वर्जिन, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे ये प्लेन पास कर जाएगा। जहां नहीं रहेगा जिस प्लेन, तो नोडल प्लेन समझ में आ गया ये अगर दिया। हाँ, एक क्या होता है, लोब। लोब वही है, लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, पीएक्स, पीजेड और पीवाई में जो लोब है ऑन द एक्सिस है, क्या है, ऑन द एक्सिस। तो एक ये याद रखेंगे, in all p orbitals, in all p orbitals lobes are क्या, on the axis। तो सारे जितने भी आपके p orbitals होते हैं उसमें लोब्स का on the axis। each p orbitals have क्या, 2 लोब्स। प्रत्येक p ऑर्बिटल्स में कितना लोब्स होंगे, 2 लोब्स होंगे। कितना लोब्स होंगे, 2 लोब्स होंगे। तो एक p ऑर्बिटल का कहानी है। 2 तरह का नोड्स डिफाइन किए, रेडियल नोड और क्या डिफाइन किए, एंगुलर नोड। अब इसका हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि
ये तो थोड़ा समझा दिए, एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे तो एक बार पढ़ाया हुआ रहता है तब पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत चीज डिस्कशन किया हुआ, डिटेल किया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो ये तो हम समझा दिए कैसे रीजन डिफाइंड होता है। अब मेन नोडल प्लेन क्या होता है, नोड्स क्या होता है, एंगुलर और रेडियल नोड्स क्या होता है, ये सब। अब इसका मेन फार्मूला याद रखना है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक डी ऑर्बिटल बचा है और नोड्स बचा हुआ है। 3 फार्मूला ये जो अभी बोल रहे थे। टोटल नोड्स निकालना हो तो फार्मूला n-1। n क्या है, n क्या है भाई, n के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सेल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हो गया क्या, ये जिमुथल क्वांटम नंबर, बताने की जरूरत नहीं है। स्फेरिकल रेडियल नोड का फार्मूला होगा n-l-1। फार्मूला याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फार्मूला होगा l के बराबर, यानी जो वैल्यू l का होगा उसी के बराबर होगा। जैसे क्या अभी बोल रहे थे कि s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू बताओ 0, तो हमेशा 0 होगा। लेकिन p में डिफाइन होगा, क्योंकि p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितना होगा 1, d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितना होगा बताइए 2, क्योंकि d के लिए l का वैल्यू क्या होता है 2। तो टोटल नोड किसका सम होता है, इस प्लस इस, इसको जोड़ के देखो ये आ जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है टोटल नोड कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो इसको जोड़ेंगे ना तो एल कैंसिल आ जाएगा, तो आएगा। डी ऑर्बिटल शेप डबल डंबेल होता है, याद रखना है, शेप तो याद ही रखना पड़ेगा। इस तरह का 2 डबल डंबेल होता है। अब डी ऑर्बिटल 5 होता है, बता चुके हैं ऑलरेडी। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, सबका फिगर भाई पहले ही बना दिए क्योंकि समय लगेगा, ये सब तो बेसिक चीज है। एक्स वाई एक्सिस में dxy, yz लिए तो dyz, ये dz, ये तीनों में क्या बोलते हैं ट्विंस है। ट्विंस मतलब ये थ्रिंस हो गया, ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, तो ये 3 है, एक जैसा है। dxy, dyz, dzx एक जैसा है। 4 लोब, लोब समय, ये लोब है, यहां भी साइन उसी तरह से होगा, प्लस माइनस प्लस। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ऐसे नहीं उसके कि ये प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस होगा, ऐसे नहीं होता है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। वो माइंड में आ जाता है कि यार सामने प्लस होगा तो उसके अपोजिट में माइनस, ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। वेव है ना तो लगातार ना वो चलेगा, ये अपोजिट मत देखो, वेव फंक्शन प्लस माइनस था कंटिन्यूअस ना, तो प्लस माइनस, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये तीनों में क्या है कि जो 4 लोब है, 4 जनरल डी ऑर्बिटल में 4 लोब होगा, इसको छोड़ के यहां क्या है कि हेयर लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस, हेयर लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। यहां पर लोब्स जो है एक्सिस के बीच में है, समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा, समझा गोलू, याद रखेगा, और आप लोग भी याद रखिएगा कि ये 3 जो डी ऑर्बिटल है इसमें लोब बिटवीन द एक्सिस होता है, और लोब कितना है 4 लोब है। ये दोनों एक जैसा है, मतलब कहने का मतलब यहां पर जो है लोब्स ऑन द एक्सिस, यहां क्या है ये दोनों में देख रहे हैं ना, लोब एक्सिस पर है, जस्ट एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस, तो हेयर लोब्स आर ऑन द एक्सिस, जैसा कि पी ऑर्बिटल में था, एक्सिस पर था। तो ए 2 डी ऑर्बिटल में लोब्स क्या है ऑन द एक्सिस है। यहां मेन लोब 2 ही होता है, याद रखिएगा, मेन लोब्स 2। ये सर्कुलर बेल्ट होता है, ऐसे रिंग होता है।
तो शेप तो ऐसे डी ऑर्बिटल का शेप पूछेगा तो डबल डम्बेल। लोब 4 होगा जनरली, इसको छोड़ के dz स्क्वायर में 2 ही लोब होता है। साइन इसका भी दिखा सकते हो, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। साइन तो समझ ही गए, कंटिन्यूअस देना है। अब कुछ और समझते हैं। अभी नोडल प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे। एंगल पर जो नोड मिलता है ना, किस एंगल बनाते हुए उसको नोडल प्लेन बोला गया है, पता है ना। एंगुलर जो नोड है ना, उसका स्पेस एक प्लेन खींचिए न्यूक्लियस से होते हुए, और उस प्लेन के लॉन्ग अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे नोडल प्लेन। अब देखो यहां, देखो ऐसे जो लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो वो सारा चीज दिखाते हैं। हम लोग के पास तो भाई अभी यही है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है, ऑफलाइन हम लोग का अच्छा खासा चलता था, रिजल्ट भी अच्छा हो रहा था। ये कोरोना आकर थोड़ा सा स्थिति दयनीय कर दिया है, तो ऑनलाइन तो आना है सबको एक दिन ना एक दिन। तो जो पहले से ऑनलाइन चल रहा था भाई, आप जानते हैं कि मार्केट में वह मतलब जो जहाँ है वो पहले से चला हुआ है, तो लोग ज़्यादा प्रीफर उसको करते हैं, नया पर तो कम भरोसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देख रहा है टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ, रैंकर क्लासेज। ऐसे में जो चैनल बनाया है वो क्या है, केमिस्ट्री कुरियर है। वो स्पेशली हम एक चैनल केमिस्ट्री के लिए बनाए कि केमिस्ट्री आपको हम कुरियर करते रहेंगे, आपके यहाँ मैसेज आते रहेगा। और ये रैंकर है, ये भी मतलब कोचिंग है हम लोग का, अच्छा है, बहुत अच्छा 72 रिजल्ट हुआ था इस बार भी। रैंकर का सर्च करना यूट्यूब पर मिलेगा। जो नए विद्यार्थी देखेंगे तो रैंकर को सर्च पर करना तो यूट्यूब पर मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। और अगला साल अच्छा रिजल्ट होने वाला है और अच्छा। अब देखो ये है, जैसे दिख रहा है ना, ये है लोब, ये जैसे p ऑर्बिटल हो गया, तो 2 लोब हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये p लोब हुआ। ये एंगल है, ऐसे प्लेन पास करेगा, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे प्लेन पास करेगा, न्यूक्लियस है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोडल प्लेन हो गया। तब p ऑर्बिटल में 2 लोब होता है। अब इसी को बोले कि x एक्सिस पर रख दिए थे तो x हो गया, y पर रखे तो y z, मतलब इस तरह से। अब इसी तरह का 2 ऑर्बिटल जोड़ दिए तो ये हो गया d ऑर्बिटल। देख रहे हैं ना, 4 लोब हो गया, 1 2 3 प्लस मैंने 4 लोब हो गया। अब एक चीज ये देख रहे हैं ना, ये इस ऐसे आपका ये न्यूक्लियस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मतलब एकदम ये जहाँ हम पकड़े हैं ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में यहाँ है। तो देख रहे हैं ना, ये वाला जो सामने सामने तुमको देख रहा होगा कटिंग, इस सामने से एक प्लेन पास करोगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और इस सामने से जो प्लेन पास करोगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इससे और इससे। यानी इसमें 2 नोडल प्लेन मिलने वाला है। ये जो डी ऑर्बिटल है जिसमें 4 लोब है, 2 नोडल प्लेन मिलने वाला है। अब यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ भी तुमको क्लियर पता चल रहा होगा। यहाँ देखो, एक ऐसे मिल जाएगा, एक ऐसे मिल जाएगा और एक ऐसे मिल जाएगा। कोई में भी देख लो, अपोजिट करके इस तरह से और इस तरह से, तो 2 नोडल प्लेन होगा। इसमें भी 2 नोडल प्लेन होगा, उसमें भी होगा। अब कौन कौन होगा, नाम तुम बता दो। एक किस प्लेन में रखे हो, dxy, यानी xy प्लेन में है, तो किस प्लेन में नहीं है। 2 एक्सिस को मिलाकर प्लेन बनाओ, जल्दी से गोलू बता रहा है कि सर लिखिए। xy में है नहीं तो किस में नहीं है, xz में नहीं है और yz में नहीं है, तो यहाँ 2 नोडल प्लेन होगा। 2 नोडल प्लेन, यहाँ कितना नोडल प्लेन होगा, 2 नोडल प्लेन्स, 2 नोडल प्लेन्स, 2 नोडल प्लेन। कौन कौन, xz एंड yz प्लेन, याद रहेगा। 2 नोडल प्लेन मिल गया। xy में इलेक्ट्रॉन है भाई, xy प्लेन में है, तो किस प्लेन में नहीं है। xy के 2 को अगर 2 को कंबाइंड करेंगे तो टोटल 3 प्लेन बनेगा ना, xy yz और क्या zx। अब उसी तरह यहां देख लो, अब तो तुम ही खुद बता दो। यहां देख लो, इसके लिए यहां भी 2 नोडल प्लेन होगा। अब तुम लोग बता दो जल्दी से, गोलू बोल रहा है 2 नोडल प्लेन्स।
वाई जेड में है तो किस में नहीं है, जेड एक्स में नहीं है और एक्स वाई में नहीं है, ये वाला प्लेन होगा। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स जेड में है तो एक्स वाई में एंड कौन सा, बोलो बोलो बोलो, एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, ए नोडल प्लेन है। तो दो नोडल प्लेन, दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो नोडल प्लेन होगा, यहाँ भी दो नोडल प्लेन होगा, लेकिन ये 45 डिग्री पर जाएगा, 45 एंगल बनाता हुआ 45 डिग्री। तो टू नोडल प्लेन्स होगा यहाँ भी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, याद रखेंगे। यहां देखो बच्चों इंपॉर्टेंट, नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, क्यों, क्योंकि इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर बेल्ट है ना यहाँ भी, तो यानी देख रहे हैं ना पूरे राउंड अप में ना इलेक्ट्रॉन है, पूरे रीजन में न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है, तो डीजेड स्क्वायर। कौन सा डी ऑर्बिटल आया है जिसमें दो ही लोब होता है, तो अभी आंसर होगा डीजेड स्क्वायर। कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें लोब ऑन द एक्सिस होता है, तो ये दोनों, और ये तीनों में बिटवीन द एक्सिस होता है। तो क्लियर हो गया डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। शेप याद रखना है, ज्यादा चीज इसमें याद ही रखने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। तो एक दो फार्मूला यहां पर हम झट से लिख देते हैं, एक दो फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो जाएगा। अब अगले में हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, और दो प्रिंसिपल सब, एनर्जी रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो एक दो फार्मूला आपको हम झट से लिख देते हैं। तो क्या है, इसी नोडल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल, सबसेल ये किसके बराबर होगा, फार्मूला यहीं से निकालेंगे। किसी सबसेल के एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में, आप जानते हैं ना सेल का सबसेल होता है और सबसेल का क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो किसी सबसेल के एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होगा उसका फार्मूला होगा एन, इन एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर, इसको छोड़ के। अब देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल के लिए जो भी डी, इसको छोड़ दो तो हर डी ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन आया है, दो। और डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, बट बता दो, 2। डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो स्वाभाविक बात है। उसी तरह एक और लिख लो फॉर्मूला, कुछ है नहीं, ये सब बनाया। नंबर ऑफ लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल, ये होता है 2l, एक्सेप्ट वहीं एक्सेप्ट छोड़ के, क्योंकि हर जगह ये बाधा पहुंचा रहा है डीजेड स्क्वायर। डीजेड स्क्वायर को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी डी ऑर्बिटल में कितना लोब है, 4। डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2, तो 2 दूना 4। पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 2:2 क्या 1। पी ऑर्बिटल बोले थे ना कि ईच पी ऑर्बिटल है 2 लोब, और डी ऑर्बिटल में क्या हो गया 4। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हुआ बच्चों, क्वांटम नंबर पूरा क्लियर हुआ, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्लियर हो गया। आपको समझाने का कोशिश किया गया है, कुछ ग्राफ भी बताए हैं। ग्राफ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस पर एक आगो क्वेश्चन करवाएंगे। एनसीईआरटी में वो ग्राफ दिया हुआ था, वो थोड़ा सा लगता है
मतलब ग्राफ जहाँ भी आता है तो नीट वाले को दिक्कत होता है, मैथमेटिक्स वाला को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। लाइक आप लोग करते हैं तो एनर्जी मिलता है। लॉकडाउन में ऐसे भी एनर्जी का कमी है, इसलिए आप लोग भी अपना काम करते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।